हेलो। कर दो सर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री। आज हम हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देंगे, यानी कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, इसके बारे में हम एक बार विस्तृत रूप से देखेंगे। फिर हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक भी करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, यानी कि हिंदी है क्या, हमें इसे पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले जैसे हम बात करें हिंदी, हिंदी किससे जुड़ी हुई है, यानी कि हम भारत में रहते हैं। हिंदी हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करें हिंदी किस रूप में बोली जाती है, सबसे पहली हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा से हमारा अर्थ क्या होगा, किसको बोलेंगे मातृभाषा। तो मातृभाषा यानी कि जिसको हम मदर टंग बोलते हैं, माँ की भाषा। जब कोई बच्चा पैदा होता है वो अपने घर से, यानी कि उसका जो सराउंडिंग एरिया है, परिवेश है, उससे कौन सी भाषा सीखता है, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसको जो भाषा सिखाते हैं वो उसकी मातृभाषा होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो हम कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा का अर्थ ही क्या है, माँ की भाषा। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा की और हम बात करें राजभाषा की, तो उसमें डिफरेंस क्या है, तब हम कौन सा क्वेश्चन समझेंगे भी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंदर डिफरेंस क्या होगा। जैसे हम कहें भाई हमारी जो मातृभाषा है वो हमारी क्या राष्ट्रभाषा हो सकती है या वो हमारी राजभाषा हो सकती है। तो ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्यों, जैसे हम यहाँ हैं तो यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर हम बोलते कौन सी भाषा है, हिंदी ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम कहें हरियाणवी, तो हरियाणवी और हिंदी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हरियाणवी भाषा नहीं है, हरियाणवी क्या है, एक बोली है। तो बोली और भाषा के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे हम कहें बोली का अर्थ क्या होगा, जो एक सीमित और विशेष क्षेत्र में बोली जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जैसे अगर हम कहें भाषा, भाषा का दायरा थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा होने का अर्थ क्या है, उसके अंदर साहित्य भी लिखा होगा और उसको हम अपने बोलचाल की भाषा में तो यूज करेंगे ही करेंगे, उसको लिखित रूप भी देंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। अब हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, एक बार उसके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें हिंदी हमारी मातृभाषा, एक शब्द हमारा होता है राजभाषा और एक शब्द हमारा होता है राष्ट्रभाषा। पहले इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम व्याकरण शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में ये पता होना जरूरी है, इसका हमारे यहाँ स्थान क्या है, हम इसको क्यों बोलते हैं। मातृभाषा जो हम अपने घर से, परिवेश से सीखते हैं। राजभाषा कौन सी होती है, यानी कि राजकाज की भाषा, जो संविधान के अंदर जिसको मान्यता दी गई है। हमारे भारत के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तीसरा जो शब्द है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा किसको कहेंगे, आम जनता की बोलचाल की भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हम बोलचाल तो हिंदी में भी करते हैं, हम लोग कुछ लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं, गुजरात से जो जुड़े हुए हैं वो गुजराती में बातचीत करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, तो ऑप्शन हमारे ये तीन हैं। तो इन तीनों में से हम सिर्फ राजभाषा को ही टिक करेंगे। इसका कारण क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि मातृभाषा गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है। हर एरिया के अंदर मातृभाषा अलग अलग है। लेकिन जो राजभाषा है वो समूचे राष्ट्र की है, पूरे देश की एक राष्ट्रभाषा भाषा जिसको हम कहते हैं। अब हम बात करें
राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा पूरे भारत के अंदर अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हम यही कहेंगे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन हमारी बहुत सारी जो हिंदी की बुक्स है उनके अंदर भी ये लिखा हुआ है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो फिर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस क्या हुआ? राजभाषा जो समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे हैं, लेकिन क्या हम हिंदी पढ़कर पूरे भारत में कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? तो जवाब नहीं ही होगा। क्यों? हम भारत से, हरियाणा से या कहीं दूर जाएंगे, या आप कह सकते हैं हम साउथ की तरफ जाएं, दक्षिण की तरफ जाएं, वहां तो हिंदी को कोई भी नहीं समझता, क्योंकि उसको अ हिंदी प्रदेश का नाम दिया गया है। तो इसलिए भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं की गई है। 3 4 साल पहले ये डिक्लेयर हो चुका है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा रहेगी? राजभाषा रहेगी। अगर क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन है तो भी हमें राजभाषा को ही टिक करना है, हम मातृभाषा को टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम देने वाले बच्चे कहिए या किसी भी एरिया के बच्चे कहिए, सबकी मातृभाषा अलग अलग है। हरियाणा के अंदर हरियाणवी मातृभाषा है, लेकिन हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, हरियाणवी क्या है? एक बोली है। लेकिन बोली किसी न किसी भाषा के अंदर जरूर शामिल होती है, तो हम हिंदी को क्या कहेंगे? हरियाणवी जो है वो हिंदी के अंदर ही आती है, इसलिए हमारी मातृभाषा हिंदी रहेगी, राजभाषा भी हिंदी रहेगी। लेकिन तीनों ही ऑप्शन रहेंगे तो हमारा आंसर सिर्फ राजभाषा ही होगा, क्योंकि संविधान हमारे देश में सर्वोपरि है और संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी, जैसे हम लोगों को ये नहीं पता होता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहली बात, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हाँ जी, 14 सितंबर को। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकारी गई थी, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस या कब है? 14 सितंबर को रहेगा। अगर हम बात करें संविधान के अंदर, हाँ जी सर, मैडम ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही? ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को ये डाउट हो रहा है सर, वहां देखो कि इस तरफ देखो। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये हो जाता ना, कैमरे की तरफ देखो तो बच्चों को ये लगेगा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ जी, तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान सर्वोपरि है और संविधान के अंदर हिंदी को इसी रूप में स्वीकारा गया है। अगर हम बात करें, अगर हम समझें संविधान के अंदर कितनी भाषाएं हैं जिसको मान्यता दी गई है, संविधान के अंदर कौन सी अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि कौन सी अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को वर्णित किया गया है। 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। वैसे तो भारत के अंदर 1600 प्लस भाषाएं और बोलियां हैं, तो लेकिन उनमें से सिर्फ 22 को ही मान्यता दी गई है जो संविधान के अंदर शामिल हैं। अगर हम बात करें संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का इसको दर्जा दिया गया है, तो एक क्वेश्चन बनता है संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो 343 टू 351, 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है।
संबंधी प्रावधान यानी कि दिए गए हैं। अगर हमें किसी चीज पे डाउट है यानी कि भाषा से रिलेटेड, राजभाषा से रिलेटेड, अगर हमें संविधान के अंदर कुछ ढूंढना है, कहीं कुछ उसके बारे में पता करना है, तो हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक वहां इस चीज के बारे में जान सकते हैं। वहां ये स्पष्ट रूप में बताया गया है, हिंदी हमारी राजभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। अब हम धीरे धीरे अपने व्याकरण की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें हिंदी के बारे में नहीं पता होगा तो हम उसकी व्याकरण भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा रहेगी। संविधान के अंदर उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये आर्टिकल्स होंगे, ये अनुसूची जिसके अंदर हिंदी को मान्यता दी गई है, प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब जैसे हम बात करें लिपि, भाषा के बाद बारी आ जाती है लिपि की। वैसे भाषा किसे कहते हैं? भाषा का अर्थ क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार हम ग्रहण करते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन का जो साधन है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो, मौखिक और लिखित। अब मौखिक कौन सी? मौखिक के भी दो प्रावधान, दो कौशल हो जाएंगे। जैसे अगर हम कहें बोलना और सुनना, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये किसका है? कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा का एक कौशल माना जाएगा। दूसरा है लिखित। लिखित के अंदर क्या होगा? मैं लिखूं, आप उसको पढ़कर समझे, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। अब भाषा का मूल रूप, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, भाषा के मूल रूप कितने हैं? यानी कि वैसे तो भाषा दो प्रकार की है, मौखिक और लिखित, लेकिन अगर हम बात करें मूल रूप की, उन दोनों ऑप्शंस में से हमें एक को टिक करना है, तो हम भाषा के जो मौखिक रूप है उसको मान्यता देते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो वार्तालाप यानी कि कम्युनिकेशन बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। तो वो अपनी हर बात को लिखकर नहीं बताते, वो सिर्फ क्या बोलकर और सामने वाला उसको सुनकर समझता है। तो भाषा का जो मूल रूप है, मुख्य रूप है, वो सिर्फ एक ही रहेगा। वैसे दो रहेंगे, दोनों में से अगर हमें एक चूज करना है तो वो भाषा का मौखिक रूप रहेगा। अब अगर हम बात करें, कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है भाषा का जो तीसरा रूप है उसके बारे में। तीसरी भाषा कौन सी मानी जाती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का अर्थ क्या होगा? संकेत के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, जो जुड़ते हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा को मुख्य रूप में शामिल नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? क्यों? क्योंकि अगर हम सारी बातें संकेतों के माध्यम से कर सकते तो मौखिक और लिखित की आवश्यकता ही नहीं होती। हर बात को हम मौखिक तरीके से यानी कि सांकेतिक तरीके से नहीं बता सकते, इसलिए हमें कौन सी भाषा की जरूरत पड़ती है? मौखिक और लिखित। इसलिए सांकेतिक भाषा को मुख्य रूप में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जो हम कहते हैं दिव्यांग बच्चे, उनको आज भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं वो भी सांकेतिक भाषा के आधार पर ही यूज होते हैं। संकेतों के माध्यम से ही वहां पर हम अपनी बात को कह पाते हैं। अब हम बात करेंगे मौखिक से लिखित यानी कि दो तरह की जो भाषाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें मौखिक भाषा और लिखित भाषा दो रूप हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मौखिक की, तो मौखिक भाषा क्या है? उसके भी दो कौशल है। एग्जाम में क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप रहेंगे, मौखिक और लिखित। लेकिन अगर हम बात करें कौशल, अगर हम भाषा के कौशल जिसको हम बोलते हैं स्किल, उनकी बात करते हैं तो भाषा के चार कौशल हैं। कौन कौन से रहेंगे? दो भाषा है, दोनों भाषाओं से दो कौशल जुड़े हुए हैं। पहली मौखिक और दूसरी जो लिखित है। जैसे मौखिक के अंदर क्या होगा? सबसे पहले है सुनना, दूसरा है बोलना। लिखित में भी दो रूप जुड़े हुए हैं। कौन सा? सबसे पहले आएगा पढ़ना, फिर आता है लिखना। एग्जाम के अंदर इन चारों कौशल को आगे पीछे करके दिया जाता है, फिर हमें पूछा जाता है इनमें से कौन सा क्रम सही है। जैसे बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो क्या करता है? सुनता है। सुनने के बाद वो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है,
फिर वो स्कूल जाता है, सबसे पहले वो पढ़ेगा, उसके बाद वो लिखना शुरू करता है। तो ये जो स्किल है, ये जो कौशल हैं, इनको हमें क्रम वाइज यानी कि हम क्रमबद्ध तरीके से ही समझेंगे। इनको आगे पीछे करेंगे तो लैंग्वेज को हम नहीं सीख सकते। अगर कोई लैंग्वेज हमें मुश्किल लगती है तो उसका एक कारण है, हमारे यहाँ बच्चों की थोड़ी सी इंग्लिश वीक होती है। उसका रीजन क्या है? हम 4 कौशल में से जो एक जो मुख्य है उसको छोड़ देते हैं। वो कौन सा होता है? बोलना। उसको हम क्या कहते हैं? बोलना। यानी कि हम पढ़ते भी हैं, हम सुनते हैं, हम लिखते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। अगर हम भाषा को बोलने में यानी कि स्पीकिंग में नहीं लेंगे, हम उसको खुद प्रैक्टिस करके उच्चारित करके नहीं देखेंगे, तो हम कोई भी भाषा नहीं सीख सकते। चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, अरबी है, कोई भी लैंग्वेज है, हम उसको कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। भाषा का मौखिक रूप बोलना और सुनना, लिखित रूप के लिए क्या चाहिए? लिपि की जरूरत है। अब हम बात करेंगे लिपि किसे कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि है। अगर भाषा की लिपि नहीं होगी तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम लिखित रूप नहीं दे सकते। लिपि का अर्थ ही क्या है? लिखने का ढंग, लिखने का तरीका। तो हम कह सकते हैं भाषा के लिखित चिन्ह जो पहले से ही निर्धारित है, भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा के जो निर्धारित चिन्ह हैं, या हम कहें भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी होगी? हिंदी की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी। अब हिंदी के अलावा बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार ये आता है, हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि किसकी है? बच्चों को ये तो पता होता है हिंदी की लिपि देवनागरी है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि किसकी है। तो एक बार वो भी देखेंगे। जैसे हम कहें संस्कृत, हिंदी की तो है ही संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, कोंकणी, बोडो, इन सब की लिपि देवनागरी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं सारी किससे जुड़ी हुई है? देवनागरी लिपि से जुड़ी हुई है। इन सब की लिपि कौन सी रहेगी? देवनागरी। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी और जर्मन दोनों की ही लिपि रोमन रहेगी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, पंजाबी गुरुमुखी। तो पंजाबी की लिपि कौन सी रहेगी? गुरुमुखी रहेगी। तो ये कुछ लिपियां थी, यानी कि जो भाषा से जुड़ी हुई हैं। अगर हम भाषा को लिखित रूप तभी दे सकते हैं जब हमें लिपि का ज्ञान होगा। अगर हमें लिपि नहीं आती है तो भाषा का लिखित रूप भी नहीं होता। अब भाषा से एक जो मुख्य और क्वेश्चन है वो और देखेंगे। अगर बात करें भाषा का स्थायी रूप कौन सा है, तो कौन सा होगा? मौखिक होगा या लिखित होगा? भाषा का जो स्थायी रूप है वो होता है लिखित। भाषा का स्थायी रूप लिखित होता है, और जो इसका मौखिक रूप है उसको बोला जाता है व्यवहारिक। मौखिक रूप को हम व्यावहारिक हारिक कहेंगे, और जो लिखित रूप है उसको स्थायी कहेंगे। क्योंकि जो हम भाषा व्यवहार में लाते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है, जो हमने लिख दिया वो स्थायी रूप है, वो हमने फिक्स कर दिया। तो ये तो बात थी भाषा से जुड़ी हुई। अब हम हिंदी भाषा की व्याकरण स्टार्ट करते हैं। जैसे अब सबसे पहली बात है, व्याकरण कहते किसे हैं? तो भाषा का जो शुद्ध रूप सिखाता है वो व्याकरण है, या हम कह सकते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहेंगे? वह शास्त्र, वह शास्त्र
जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। हर भाषा की अपनी एक व्याकरण होती है जो उसके शुद्ध और अशुद्ध रूप को सिखाती है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा हाथी सोता है सही है कि हाथी सोती है, क्योंकि हम यही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन से लिंग के हिसाब से हमें क्रिया किस तरह से प्रयोग करनी है। ये सारी चीज यानी कि शुद्ध रूप को सिखाने का जो कार्य है वो सिर्फ किसका है? व्याकरण का है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो हम भाषा के रूप को भी नहीं सीख सकते। अब हम व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक, कौन सा टॉपिक करवाऊं? हाँ जी, भाषा का सबसे पहला टॉपिक वर्णमाला, जो भाषा का बेस है, हिंदी व्याकरण का बेस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम हमारा रहेगा वर्णमाला। ये हम जब फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास से हिंदी सीखते हैं तब से लेकर जब तक हम पढ़ाई करते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं, ये पहला टॉपिक ही रहता है। ये हिंदी भाषा का बेस है। इसके आधार पर सबसे पहले हमें लिखित रूप के बारे में पता चलता है। सबसे पहले जैसे हम बात करें वर्ण या ध्वनि, अब भाषा के वर्ण और ध्वनि है क्या, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि मतलब साउंड। मानव मुख से जो भी आवाज निकलती है उसको हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन हर ध्वनि को वर्ण हम नहीं कह सकते। कई बार आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, परिभाषा आपने पढ़ी होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब हमें लिखित भाषा सीखनी है, लिखित भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं? वर्ण की करते हैं। तो यही इसकी परिभाषा होगी। हाँ, ये ध्यान रखना है ध्वनि सिर्फ मौखिक होती है, वर्ण लिखित और मौखिक दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई को वर्ण या हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर का नाम दिया गया है। वही अक्षर है, वही वर्ण कहलाता है। अब हम बात करें वर्ण के बाद बात आ जाती है वर्णमाला की। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ हमसे मिस्टेक होती है। क्या हम बोलते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन यहाँ जो मेन शब्द है वो हमसे छूट जाता है। वर्णों के निश्चित क्रम को, या हम कह सकते हैं वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वो सार्थक भी हो, यानी कि व्यवस्थित क्यों कहा गया है? आप क्रमबद्ध भी कह सकते हो, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को, यानी कि क्रमबद्ध क्यों कहते हैं? हम जैसे स्टार्ट करते हैं वर्णमाला स्वर और व्यंजन के रूप में। जैसे व्यंजन हम पढ़ते हैं क ख ग घ ञ, तो उसके बाद ये लाइन फिक्स है कि उसके बाद हम च वाली लाइन को बोलेंगे। ये नहीं है हमने क वर्ग का उच्चारण कर दिया उसके बाद हम प वर्ग को स्टार्ट कर दें। अगर वर्णों का समूह होगा, वो क्रमबद्ध होगा, तभी उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला के अंदर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, कितने होते हैं वर्ण? तो वर्णमाला के अंदर वर्णों की कुल संख्या 33 है। अब ये 33 वर्ण कौन से हैं, उनको किस किस तरह से नाम दिया गया है? तो ये जो टॉपिक है वर्णमाला, ये हिंदी भाषा का बेस है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वर, तो हिंदी भाषा के अंदर स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन, व्यंजन है 33। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है 4। अब हम बात करें द्विगुण व्यंजन,
द्विगुण व्यंजन है 2। स्वर हमने 11 क्यों लिखे? बचपन से हम स्वरों की संख्या 13 ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब हम कहीं भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 ही लिखी जाती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 2 स्वर जिनको हम पहले स्वर के रूप में यूज करते थे वो कौन से हैं? जिसको हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कौन से? हाँ जी। आवाज के बारे में बोलूं सर? आपको आवाज आ रही है, साफ दिख रहा है? अगर कोई डाउट नहीं क्लियर हो रही है बात तो आप कमेंट करिए और उसके बारे में एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी, हम बात कर रहे थे वर्णमाला के बारे में, यानी कि वर्णों की संख्या हमने टोटल बोली है 33, यानी कि कुल संख्या कितनी है? 33 है। हम बचपन से ही 13 स्वर पढ़ते आए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अब हम बात करें तो हम स्वरों की संख्या 11 मानते हैं। उसका क्या कारण है? वो 2 ऐसे कौन से स्वर हैं जिनको हमने 13 से हटाकर 11 में अलग कर दिया है? तो जैसे हमने बोला स्वर, स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या 11, लेकिन जो 2 हैं जिसको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं वो और देखेंगे। अयोगवाह वो है 2, तभी हमारी जो काउंटिंग है वो 33 कंप्लीट होती है। सबसे पहले जैसे हम बात करें 11 स्वर और 2 अयोगवाह कैसे हैं, किस तरह से हैं वो देखेंगे। अब हम जैसे बात करें स्वर है 11 तो वो कौन से हैं और 13 जुड़ने के बाद कैसे बनते हैं? वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33 है। तो टोटल जो 52 वर्ण है वो किस तरह से हैं? 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। तो वो कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। अब जो बचपन में हम अंग और अ ये पढ़ते थे, यानी कि जिसको अनुस्वार और विसर्ग बोला जाता है, इनको पढ़ते हैं, ये कौन से हैं वो देखिए। इन्हीं दोनों को हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? वो है अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि जिसको हम अंग और अह यानी कि विसर्ग के रूप में जानते हैं। तो अनुस्वार जो अ है ये हमारा रहता है अनुस्वार, जिस वर्ण के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं, अंक की बिंदी, जैसे हंस लिखते हैं, पंख लिखते हैं। आ खाली जिसको बोला जाता है इसको हम कहते हैं विसर्ग। तो ये जो 2 हैं ये अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। अब स्वरों से इनको हटाने का जो कारण है
वो क्या है, इनको स्वर से क्यों अलग किया गया? क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर हमने प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये भी क्वेश्चन देखा है कि अनुस्वार का उच्चारण किस रूप में होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण हर वर्ग के, वर्ग कौन से, जो हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग हैं, यानी कि जो 33 व्यंजन हैं जिनको हमने वर्गों में डिवाइड किया गया है 25 वर्णों को, उनका हर वर्ग का जो पंचम वर्ण है, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण हर वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है, हर वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है। अब ये पंचम वर्ण कौन से होंगे? जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ ये जिसको पहले अड़े खाली बोलते थे, वही पंचम वर्ण, हर वर्ग का जो हर लाइन का है पांचवा वर्ण। अब वो तो होते हैं व्यंजन, लेकिन ये होता था क्या, स्वर। जब ये स्वर होते हुए भी व्यंजन का काम कर रहा है, इसलिए इसको स्वर से हटाकर अयोगवाह यानी कि अलग नाम दे दिया है। इसको व्यंजन में शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनकी मात्रा है, और मात्रा सिर्फ किसकी होती है? स्वर की होती है। अब आप देखिए, जैसे हम कहते हैं हिंदी, हम हिंदी लिखते हैं, हम अनुस्वार यानी कि अंक की बिंदी भी लगा सकते हैं, हम आधा न भी लगा सकते हैं। तो ये अनुस्वार यानी कि है था स्वर, लेकिन इसने यहाँ काम किसका किया? न के रूप में इसने काम किया। और जो न है वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। इसलिए ये स्वर होते हुए भी साउंड किसकी देता है? उच्चारण किसका करता है? एक व्यंजन के रूप में काम करता है। इसलिए इसको हम अनुस्वार से, स्वर से हटाकर इसको अयोगवाह में डाल दिया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है, पंकज शब्द में जो अनुस्वार है वो किस रूप में वर्णित होता है? पंकज शब्द में जो अनुस्वार है वो किसका रूप है? तो हम यहाँ बात करेंगे कैसे पता चलता है जो अनुस्वार है वो किस रूप में काम करता है। या जैसे हमने लिखा चंपक, या हम लिखते हैं मंगल, या हम लिखते हैं जैसे पतंजलि, या हम कहें खंड। अब ये शब्द हैं, हर शब्द के अंदर एक अनुस्वार है। अनुस्वार को यहाँ किस किस रूप में वर्णित किया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो क्या, जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं, अनुस्वार यानी कि हमें यही सिखाया गया था कि अंक की बिंदी लगाओ या आधा न, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कैसे पता चलता है? जैसे अगर ये शब्द पंकज है, यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम पंकज को ऐसे लिख सकते हैं? चंपक, यहां भी अनुस्वार है, क्या हम चंपक को ऐसे लिख सकते हैं? मंगल, पतंजलि, खंड, ये जितने भी रूप लिखे हैं, क्या ये सही हैं? क्या ये शुद्ध हैं? नहीं, ये शुद्ध नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूप शुद्ध है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें अनुस्वार की जगह कौन से वर्ण का प्रयोग करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज हमें समझनी है, वो क्या है? जहां भी अनुस्वार का यानी कि अंक की बिंदी का प्रयोग होता है, उसके बाद देखिए कौन सा वर्ण है। जैसे यहाँ अनुस्वार के बाद हमने देखा द किस वर्ग के अंदर आता है? तय वर्ग के अंदर आता है। तो जो वर्ग है उसका पांचवा वर्ण देखेंगे, त थ द ध न, इसलिए हम अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार को हटा देंगे, उसकी जगह न का प्रयोग करेंगे। उसी तरह खंड, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, अंक के बाद क्या आया है? ड, और ड किस वर्ग का है? ट वर्ग से है। तो ट वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो क्या कहलाता है? ट ठ ड ढ अण जिसको बोलते हैं। इसलिए अगर हम खंड ऐसे लिखेंगे तो वो सही नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम खंड को ऐसे लिखते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध रूप है। इसका कारण यही है क्योंकि अनुस्वार के बाद जो वर्ण है उसी वर्ग को हमें देखना है, उसका जो पांचवा वर्ण होगा वो अनुस्वार के रूप में काम करेगा। अब जैसे चंपंकज है, या हम लिख देते हैं गंगा, ये वर्ण है, इनको दोनों के अंदर ही अनुस्वार के बाद क और क वर्ग से ही जो ग लिया गया है, तो दोनों के अंदर यानी कि किसका प्रयोग होना चाहिए? अगर हम गंगा लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे,
जिसको गड़ग्गा बोला जाता है। आप पुराने ग्रंथ वगैरह उठा के देखेंगे, पुरानी जो व्याकरण की बुक्स हैं, किताबें हैं, उनमें देखेंगे तो आप गंगा को ऐसा भी लिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुस्वार यहाँ अड़े खाली जिसको बोलते हैं उसके रूप में काम करता है। पंकज को हमने ऐसे लिखा, या हम पंकज को पड़कज बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात और मेन जो बात है वो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या रहेगी? जैसे अगर हम कहें इन दोनों में से जो शुद्ध रूप है, एक रूप को आपको चूज करना है, तो वो कौन सा रहेगा? जैसे पंकज ये भी सही है, पंकज ये भी सही है। अगर दोनों में से एक को चूज करना है तो हम जो अनुस्वार यानी कि जिसके ऊपर अंक की बिंदी लगाई गई है, ये वाला रूप, इसको हम सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो हिंदी नहीं है जो 1000 ईस्वी में हमने स्टार्ट की थी, प्रारंभिक हिंदी नहीं है। ये हिंदी का मानक रूप है, और मानक रूप के आधार पर बहुत सारी चीजें, यानी कि आपको ये भी पता है भाषा में चीजें बदलती रहती हैं, तो ये भी एक रूप बदल दिया है हिंदी भाषा के अंदर। जो हम आज पढ़ रहे हैं उस रूप को हम क्या कहते हैं? मानक हिंदी। ये भाषा का माना हुआ रूप यानी कि बदला हुआ रूप है। अब हम बात करें जैसे चंपक, यहाँ अंक के बाद किसका उच्चारण है, किसके बारे में बात हो रही है? प। तो प का 5वां वर्ण कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। इसलिए हम ये ना लिखते हुए इसका जो दूसरा रूप है वो हम मैं लिखेंगे। मंगल, यहाँ भी ग के जगह हम क्या लगा सकते हैं? ड का प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि, ये जो रूप है ये मान्य नहीं है। अब अंक के बाद क्या आया? ज, और ज वाली लाइन में यानी कि च वर्ग के अंदर जो 5वां वर्ण है वो कौन सा होता है? ये, जिसको हम अय्या भी बोल देते हैं। तो ये इसका 5वां, यानी कि पतंजलि को हम ऐसे लिखेंगे अगर अनुस्वार के बगैर लिखना है। दोनों में से सही है, मेन कौन सा रहेगा? जहां अनुस्वार का प्रयोग किया गया। किसके आधार पर? मानक हिंदी के आधार पर। अब खंड है, पतंजलि है, जो भी वर्ण है, तो यहाँ मेरा जो ये बताने का जो कारण था, रीजन था, वो सिर्फ यही है, अनुस्वार को यानी कि जो अयोगवाह है उनको अलग क्यों निकाला गया? क्योंकि ये स्वर होते हुए भी पांचों वर्ण के रूप में एक व्यंजन की तरह काम करते हैं, इसलिए अयोगवाह इनको कहा गया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन बन जाता है वो क्या बनता है? जैसे हम कहें विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है? विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है। विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है? विसर्ग का उच्चारण है के रूप में होता है। अब वो कैसे? जैसे हम कहते हैं ये शब्द देखिए, अब इसको हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है? प्रात। तो ये परात नहीं है, पे को हम छोटा बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आधा है। लेकिन अगर हम यहाँ विसर्ग जोड़ देते हैं तो अब ये क्या बन जाता है? इसका उच्चारण क्या होगा? प्रातः। तो हम है की साउंड डाल देंगे, है का उच्चारण आता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग का उच्चारण है के रूप में ही होता है। या जैसे हम बोलते हैं ये है अत, अगर हम यहाँ विसर्ग लगा दें तो अब इसको उच्चारित क्या करेंगे? अतः। तो यहाँ साउंड किसकी आ जाती है की आ जाती है। तो विसर्ग का उच्चारण किस रूप में होता है के रूप में होता है। अनुस्वार का उच्चारण हर वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ये हमारे स्वर थे 13 स्वर, उनमें से जो 2 हैं लास्ट वाले अंग और अह, इनको अलग कर दिया गया है, इसलिए इनका नाम क्या है? अयोगवाह। क्योंकि स्वर होते हुए भी ये स्वर की तरह उच्चारित नहीं होते, इसलिए हम स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? 11 मानते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर हमसे बात की जाती है स्वरों की कुल संख्या और ब्रैकेट में लिखा जाता है अनुस्वार और विसर्ग सहित, तो अपने आप ही स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। तो स्वर 11 ही हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर पूछा जाता है तो 13 है, नहीं तो स्वरों की कुल संख्या सिर्फ 11 ही रहती है। अब हम बात करते हैं व्यंजन। अब स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर किसको कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां स्वर कहलाती है, यानी कि ऐसी ध्वनियां, ऐसे मानव मुख से जो वर्ण निकलते हैं जिनको बिना किसी मदद की, बिना किसी सहायता के हम बोलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, 2 अयोगवाह। अब हम बात करें व्यंजन की।
अब हम बात करें व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसी ध्वनियां, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वो कौन से हैं? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 33 है। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, व्यंजन 33 है। अब हम बात करें कौन से व्यंजन हैं। जैसे क, ख, ग, घ, या जिसको हम अड़ बोलते हैं, इस तरह से। फिर हम बात करें च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण। अब ये जो वर्ण है, ये कितने हैं? 25 हैं। ये वर्गीय व्यंजन है। इन वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है सर। तो ये जो वर्ण है, ये कितने होंगे? 25 वर्ण हैं। अब हमने व्यंजन बताए हैं 33। तो ये वर्गीय व्यंजन है, जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय या स्पर्श व्यंजन 25 ये हो जाते हैं। इसके बाद य, र, ल, व। यहां हम बात कर रहे हैं तीनों प्रकार के श और है की, जिनको अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन का नाम भी दिया जाता है। तो इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? हमारी 33 हो जाती है। तो व्यंजन हमारे 33 है। हाँ जी, आज के लिए यानी कि इस टॉपिक के अंदर इतना ही। आगे हम अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे, तब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।